सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज यादव आज आपके साथ बात करने वाला हूं यूपी पैट 2023 में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है भारतीय संविधान, उसको लेकर के। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैट में 5 नंबर का भारतीय संविधान आने वाला है, तो वो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे और किस तरीके से रहेंगे, वो उन्होंने पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करके विज्ञापन में समायोजित किया है। तो वहाँ हम आसानी के साथ समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। और जो पूर्व में जो पेपर हुए हैं 2021 का पैट, 2022 का पैट जो हुआ है, उसको जब हम अवलोकन करेंगे तो पाते हैं कि उन्होंने अपने बंधे हुए सिलेबस से ही 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन्हीं 5 प्रश्नों को हम आसानी के साथ हल कर पाएँ, तो इसलिए आज चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान से जो टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज की संस्थाएं। इसी के साथ एक टॉपिक जनरल अवेयरनेस में दिया है। क्या दिया है कि भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन वो 5 प्रश्न भारतीय संविधान में रखे गए हैं। ये 5 प्रश्न, ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक लगा हुआ है, ये जीए जनरल अवेयरनेस में लगा हुआ है। तो आइए चलिए आज शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान को लेकर के। जैसे कि हम जान पा रहे हैं, भारतीय संविधान, तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि संविधान क्या है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि संविधान क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है राज व्यवस्था क्या है। तीसरा प्रश्न बनता है संविधानवाद क्या है। संविधानवाद क्या है। तो चर्चा करते हैं शुरू सबसे पहले संविधान पर, फिर आगे बढ़ेंगे राज्य व्यवस्था और फिर बात करेंगे संविधानवाद पर। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसका उपयोग राज्य व्यवस्था है। जिसकी व्यवस्था संविधान के तहत चले, उसे संविधानवाद कहते हैं या संवैधानिक कहते हैं। तो क्या निकल करके आया
कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसका उपयोग या जिसका अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाता है और जिसकी व्यवस्था संविधान के तहत चले उसे संविधानवाद कहते हैं। अगर हम बात समझें कि संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान। दूसरा विशेषता क्या है, एकात्मकता। तीसरा शक्तियों का विभाजन। आज चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के। तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया संविधान था, तो सर्वप्रथम जो लिखा गया संविधान है, सर्वप्रथम वो अमेरिका का है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत, तो भारत का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, जिसके बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वहीं जब बात की जाए कि अमेरिका का जो संविधान है तो वह 4 माह में बन करके पूर्ण हो गया था। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसको बनने में 9 वर्ष का समय लगा। कितने का समय लगा? 9 वर्ष का समय लगा उसको बनने में। अब ये रही इसकी पहली विशेषता कि ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। अगर हम प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो वह अमेरिका का संविधान बनता है। वहीं दूसरी विशेषता जो है एकात्मकता। जहां साथियों अगर हम बात करें अमेरिका की तो वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वहीं जब भारत के बारे में ये बात आए तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब समझिए कि जिस प्रकार 1991 में रूस टूट करके अलग हो गया, उस प्रकार भारत ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं है कि उसके राज्यों को उससे टूट करके अलग होने का अधिकार दिया गया हो। वहीं अगर अमेरिका में देखेंगे तो उसमें उसका जो फ्लैग है, जब आप उसके झंडे को देखेंगे तो उसमें 50 सितारे दिखाई देंगे आपको। 50 सितारे जो कि घोतक हैं किसके? राज्यों के।
और वे 50 राज्यों के बीच हुए एक आपसी समझौते का देश, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, और उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है फेडरेशन, वह फेडरेशन है। अगर हम भारत की बात करें तो यह 82 राज्यों का अविनाशी संघ है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो संसद है वो भारत के मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। उसको यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का कार्य भारतीय संसद को दिया गया है। जैसे कि आप हाल ही में देखेंगे कुछ उदाहरणों को, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि दोनों ही क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश। उससे पूर्व का उदाहरण था 2014 का, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। उससे पहले जो उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, वहीं मध्य प्रदेश से जैसे आपका छत्तीसगढ़ अलग किया गया, और बिहार से जो है झारखंड अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से नामों में परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, ये भारतीय संसद ने किया। उड़ीसा राज्य का नाम ओडिशा कर दिया, असम का नाम असोम कर दिया। इस कार्य को करने का दायित्व भारतीय संसद को सौंपा गया है। लेकिन कभी भी भारत के विनाश के बारे में आप नहीं सोच सकते, क्योंकि उसे क्या दी गई है, एकात्मकता। और जहां अमेरिका के बारे में हम सोचें वहां फेडरेशन शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसके बारे में, भारत के बारे में, तो वहां पर यूनियन शब्द का प्रयोग होता है। और भारत जो है क्या है, राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक यूनियन है, लेकिन कैसा है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता होती है। साथियों, वहीं अगर हम बात करें तीसरी विशेषता को लेकर के कि शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया है, तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन है उसमें विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण, कैसा विकेंद्रीकरण किया गया है, इसको समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, और साथ ही स्थानीय स्वरूप दिखाई देगा, जिसको आप 2 रूपों में देखेंगे, एक नगर प्रशासन के रूप में और एक पंचायत प्रशासन के रूप में। तो ये 2 स्वरूपों में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण न करते हुए विकेंद्रीकरण किया गया है, ताकि प्रशासन को आसानी के साथ चलाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की एक शक्तियों के विभाजन के रूप में जो विशेषता सबसे ज़्यादा है वो विकेंद्रीकरण है। ठीक है। और वहीं अगर आपको शासन को चलाने की बात आए, तब इन्होंने किस पद्धति को अपनाया है उसे भी समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग रखा गया है, जो कि कई स्तरों पर कार्य करती है। अगर हम बात करें केंद्र के स्तर पर जो विधायिका है उसे आप क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और अगर बात करें आप राज्य के स्तर पर तो उसे आप क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल कहते हैं। राज्य विधान मंडल कहते हैं। तो इनका कार्य है विधायिका विधि, जो विधि कहते हैं कानून को, विधि कहते हैं कानून को बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। अगर केंद्र में कोई कानून बनना है तो उसको संसद बनाएगी, और अगर राज्य में कोई कानून बनना है तो उसको राज्य विधानमंडल बनाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं क्या कि यहाँ पर ये एक व्यवस्था की गई है कि उस व्यवस्था के तहत सभी
कानून बनाने के लिए विधायिका बिल्कुल अलग रखी गई है। अब इसके बाद जो बात आती है कार्यपालिका को, कि कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं क्या, कि जो हमारी कार्यपालिका है उसका कार्य है कि जो विधि है, जो कानून बना है उसके अनुसार कार्य करना। तो केंद्र में अगर हम बात करें सेंटर में, और अगर हम बात करें स्टेट में, तो केंद्र में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वहीं जो वास्तविक प्रमुख होता है वो पीएम होता है। अगर हम बात करें स्टेट में, तो स्टेट में इसके पैरेलल गवर्नर है और इसके पैरेलल सीएम है। तो ये कार्यपालिका के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब बात आती है न्यायपालिका को समझने की। तो जब हम न्यायपालिका को समझते हैं तो इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और आपका हाई कोर्ट, और आपका सुप्रीम कोर्ट। ताकि न्याय सुलभ किया जा सके, वो उसको केंद्रीकृत ना हो, उसको विभक्त किया जा सके, लोगों की पहुंच तक सुलभ हो, इसलिए उसको कई हिस्सों में बांटा गया है। तो भारत का एक सबसे अच्छी विशेषता संविधान की ये है कि न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए उसको विकेंद्रीकृत किया गया है। तो ये एक न्यायपालिका की या भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती हुई दिखाई देती है आपको। इसी के साथ जो अगला बिंदु है वो है स्वरूप। तो भारत में कैसा स्वरूप अपनाया गया है? भारत में जो स्वरूप अपनाया गया है वो संसदीय प्रणाली है। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ग्रहण की है, और संसदीय प्रणाली में जो प्रमुख होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा, और लोकसभा में जो पीएम होता है वह सभी में प्रमुख माना जाता है। और इसी स्वरूप को राज्यों के स्तर पर ग्रहण किया गया है ताकि वैसा ही स्वरूप बना रहे, और कार्यपालिका उस प्रकार से निर्मित हो कि हर 5 वर्ष बाद या बहुमत खोने के बाद उसको दोबारा से चुना जा सके। तो भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को न अपनाते हुए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता के रूप में आपको दिखाई देता है। अब बात करें अगर हम असम्मितिवाद की, तो असम्मितवाद क्या है? जैसे आप कोई एक वर्ग है या एक आयत है, अगर आप इसके कई हिस्से करें और इनको दोबारा से फिट करने की कोशिश करें तो वो एक जैसी आकृति बननी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी आकृति नहीं बनती है, तब उसको असम्मितवाद कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका एक अर्थ ये है कि जैसे 370 के तहत J&K को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 370 को 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो क्या ये अब ये विशेषता खत्म हो गई? तो मैं कहूँगा आपसे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि असम्मितवाद खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ही साथ ये विशेषता भारत में कई अन्य राज्यों में भी आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए आप जब अनुच्छेद देखेंगे तो कौन सा देखेंगे आप? 371 आपको प्रयोग होते हुए दिखाई देगा, जिसमें आपका कई राज्य हैं, जिसमें मिजोरम है, आपका आंध्र प्रदेश है, और आपका मणिपुर है, त्रिपुरा है। इन राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे करके उनको संरक्षित करने का कार्य किया गया है। तो भारत एक असम्मितवाद का भी उदाहरण आपको
दिखाई देगा। ये उसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देता है। अब अगली जो विशेषता है, भारतीय संविधान में किन मूल्यों को संयोजा गया है? लोकतंत्र और गणतंत्र को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है। जैसे आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आप वहां पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत के लोग, या आप अब्राहम लिंकन का कथन पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये क्या है? लोकतंत्र का एक स्वरूप है कि लोकतंत्र क्या है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ होंगे जहाँ क्या होगा, भारत के लोग अपने चुनी हुई सरकार को एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए शासन में सहभागिता लाते हैं। वहीं जो अगला शब्द है गणतंत्र, तो गण का अर्थ होता है, गण मीन्स होता है राजा, गण मीन्स होता है राजा। राजा का मतलब कि भारत में अब राजा चुना हुआ होगा, भारत में अब राजा वंशानुगत नहीं होगा। मतलब प्रशासक या प्रशासन के जो लोग हैं वो किस तरीके से होंगे? चुने हुए लोग होंगे। वो समय समय पर उनका चुनाव होगा और वही हम भारत के लोग वह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे भारतीयों को, और वो चुन कर के आगे उस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे ताकि जो आपने विधायक एमएलए चुना है वह मिलकर के किसको चुनता है? सीएम को, और आपने जो एमपी चुने हैं वह मिलकर के किसको चुनते हैं? पीएम को। और ये एमएलए और एमपी दोनों ही मिलकर के किसको चुन लेते हैं? प्रेसिडेंट को। तो कई जगह आप प्रत्यक्ष और कई जगह आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। तो भारत चुनाव के मामले में लोकतांत्रिक है, वहीं शासन प्रणाली के मामले में भारत गणतांत्रिक है। अब इसके साथ अगली विशेषता है नम्य और अनम्य। नम्य या इसको आप समझें लचीला, नम्य जिसको आप समझें लचीला, या अनम्य। अनम्य का मतलब है कठोर। तो भारतीय संविधान कुछ मामलों में बहुत नम्य है। जैसे आपको किसी राज्य की स्थापना करनी है तो इस मामले में भारतीय संसद को अधिकार दिए गए हैं, वह साधारण बहुमत के साथ किसी राज्य की स्थापना कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। तो इस मामले में भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है। अब नम्य या कठोर किन मामलों में है? जैसे आपको राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली बदलनी है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली बदलनी है, तो इस प्रणाली को बदलने के लिए आपको आधे से अधिक राज्यों का सहयोग चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का क्या चाहिए प्यारे बच्चों? सहयोग चाहिए। और जब तक ये सहयोग नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तब वहां क्या होता है कि इस प्रणाली को बदलने में ना ही आधे राज्य सहमति बना पाते हैं और ना ही ये प्रणाली बदल पाती है। क्यों? क्योंकि इस मामले में भारतीय संविधान कठोर है और कुछ जगह विशेष बहुमत का प्रयोग किया गया है, विशेष बहुमत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं।
और इन विशेषताओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और इसी के साथ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने साथी गणों में जो है अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो पेट का हम कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।